नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका नोबल इंस्टीट्यूट सीकर के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज अपन बात करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम होगा साल्वेज एंड रेस्क्यू। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि साल्वेज क्या होता है और रेस्क्यू क्या होता है। दोनों नामों को एक साथ क्यों यूज किया जा रहा है, दोनों में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले देखो अपन बात करते हैं साल्वेज की कि साल्वेज क्या होता है। देखो, होता दोनों का मतलब एक तरीके से बचाना ही है। साल्वेज में तो क्या होता है, देखो अपनी जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब कहीं जब कभी आग लगती है, आग से अपनी प्रॉपर्टी को बचाना, आग से बचाना या आग से जो उत्पाद होते हैं आगे, जैसे धुआं हो गया, ताप हो गया, या मान लो आग बुझाते समय अपन तोड़ फोड़ करते हैं उससे जो मलबा निकलता है वो हो गया, या जैसे अपन आग बुझाते समय अपना पानी इकट्ठा हो जाता है, तो इन सब से प्रॉपर्टी को बचाना साल्वेज कहलाता है। और जब अपन आग में किसी व्यक्ति की जान जीवन को बचाते हैं, ज़िंदगी को बचाते हैं, तो वो अपना कहलाता है रेस्क्यू करना कहलाता है। तो दोनों में फ़र्क की बात है, तो मैंने बताई थी आपको, साल्वेज में प्रॉपर्टी की रक्षा की जाती है, तो रेस्क्यू के अंदर जान की रक्षा की जाती है, किसी व्यक्ति के जीवन को बचाया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साल्वेज होता क्या है। जैसे कई पिछले वीडियोज़ के अंदर कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जो भी आप डेफिनेशन लिखवाते हो डेफिनेशन को विस्तार से बताओ या लिख के बताओ। तो आज मैं आपकी आज से जो भी क्लासेस होगी, आगे जो भी मैटर होगा, मैं लाइन टू लाइन आपको शेयर कर दूंगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी मिले। देखो, आप लोगों के जो सजेशन होंगे, जो स्वीकार करने वाले होंगे, हम उनको ज़रूर स्वीकार करेंगे जिससे आपका फ़ायदा होता हो। तो देखो, साल्वेज की अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो पहले मैं बोल के आपको बता दूँ कि अग्नि दुर्घटना के समय अग्निस्थल पर अग्नि दुर्घटना के समय अग्निस्थल पर गर्मी, धुआं, पानी, मतलब आग से निकलने वाली गर्मी, धुआं, पानी और मलबा आदि गिरने से होने वाले नुकसान को रोकना या कम करना ही क्या कहलाता है, साल्वेज कहलाता है। देखो, अग्नि दुर्घटना में अग्निस्थल पर अग्नि दुर्घटना में अग्निस्थल पर ताप, धुआं, पानी व मलबे आदि से अग्नि दुर्घटना में अग्नि स्तर पर ताप, धुआं, पानी व मलबे आदि से संपत्ति को होने वाले नुकसान को कम करना या बचाना साल्वेज कहलाता है। क्या कहलाता है, साल्वेज कहलाता है। दोबारा मैं बोल देता हूँ कि अग्नि दुर्घटना में के समय अग्निस्थल पर गर्मी, धुआं, पानी, मलबा आदि गिरने से होने वाले नुकसान को रोकना। किसके नुकसान को, संपत्ति के नुकसान को, जो भी एसेट्स होती है, संपत्ति होती है, उसके नुकसान को कम करना या बिल्कुल से बचाना। उस संपत्ति को के नुकसान को कम करना या नुकसान होने से बचाना क्या कहलाता है, साल्वेज कहलाता है। तो ये था अपने साल्वेज की डेफिनेशन के बारे में। अब देखो, साल्वेज यहाँ पे जो समझने वाली बात है, जो बात यह है कि साल्वेज होता क्या, साल्वेज किसी संपत्ति को बचाना होता है। अग्निस्थल पे अग्नि दुर्घटना में संपत्ति को बचाना, किससे, आग से बचाना या नुकसान होने से बचाना। अब किस किस से होते, देखो आग लगेगी तो उससे क्या निकलेगा, ताप निकलेगा, धुआं निकलेगा, बुझाओगे तो पानी का प्रयोग होगा, और बुझाने के समय अगर मान लो कोई अड़चन पैदा हो रही है तो अपन तोड़ फोड़ करेंगे तो उससे क्या निकलेगा, मलबा निकलेगा। आदि से संपत्ति को नुकसान नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना व नुकसान होने से बचाना ही क्या कहलाता है, साल्वेज कहलाता है। तो ये एक इसमें डेफिनेशन है जो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। इसके बाद में देखो, अपन इसके बारे में ये पढ़ेंगे कि साल्वेज आखिर किया क्यों जाता है, क्या उद्देश्य होता है। क्योंकि देखो, अग्नि सुरक्षा के अंदर साल्वेज से क्या मतलब हुआ, अपन का उद्देश्य तो आग बुझाना है। तो इसमें अपन चर्चा करेंगे कि आखिर साल्वेज का उद्देश्य क्या होता है, साल्वेज किया क्यों जाता है। देखो, टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब आप लोगों की डिमांड है कि हर चीज़ को रिटर्न में होना चाहिए, तो मैं बिल्कुल आपको लिख के बताऊंगा हर चीज़। तो साल्वेज का उद्देश्य, देखो साल्वेज का उद्देश्य का मतलब ये कि फायर सर्विस का कार्य जहां आग को बुझाना है, फायर सर्विस का कार्य जहां आग को बुझाना है, वहीं यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि दुर्घटना में कम से कम हानि हो। देखो, वापस मैं बता दूं,
फायर सर्विस का उद्देश्य, जहां आप लिख सकते हैं साथ साथ साल्वेज का उद्देश्य के अंदर कि फायर सर्विस का उद्देश्य जहां आग को बुझाना है, वहीं साथ साथ यह भी ध्यान रखना है कि कम से कम क्या हो, हानि हो, कम से कम हानि हो और अधिक से अधिक संपत्ति को बचाया जा सके। इसी उद्देश्य से क्या किया जाता है, साल्वेज कार्य किया जाता है। वापस आपको मैं बता दूं कि फायर सर्विस का कार्य जहां आग बुझाना है, वहीं इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि कम से कम हानि हो और अधिक से अधिक संपत्ति को बचाया जा सके। और इसी उद्देश्य से क्या किया जाता है, साल्वेज किया जा सकता है। तो इसको भी आप रिटर्न कर सकते हैं। एक बार दोबारा मैं बोल देता हूँ धीरे धीरे कि फायर सर्विस का कार्य जहां आग बुझाना है, वहीं इस बात का भी ध्यान रखना अनिवार्य है कि कम से कम संपत्ति का नुकसान हो और अधिक से अधिक संपत्ति को बचाया जा सके। इसी उद्देश्य से क्या किया जाता है, साल्वेज कार्य किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद में देखो बात आती है कि साल्वेज से जो नुकसान होते हैं वो कैसे होते हैं। तो देखो एक तरीके से साल्वेज से जो नुकसान होते हैं, उन नुकसानों को अगर अपन देखें तो दो तरीके के नुकसान होते हैं। एक होता है सीधा, मतलब कह सकते हैं सीधी क्षति, या डायरेक्ट, क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट, या अपन इसको कह सकते हैं प्रत्यक्ष। क्या होती है, एक तो प्रत्यक्ष सीधी क्षति होती है और दूसरी आपकी होती है अप्रत्यक्ष क्षति, या क्षति को हानि भी कह सकते हैं और नुकसान भी कहा जा सकता है। तो दोनों सब में एक ही जैसे नाम होते हैं। तो एक अपन लेते हैं प्रत्यक्ष नुकसान और दूसरा होता है अपना अप्रत्यक्ष क्षति। देखो प्रत्यक्ष क्षति की अगर अपन बात करें तो देखो आग से होने वाले नुकसान को या आग से होने वाली क्षति को प्रत्यक्ष हानि कहते हैं। मतलब जब आग लगती है तो आग से डायरेक्ट रूप से जो हानि होती है, आग के लगने से जो हानि होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष हानि कहते हैं। और अप्रत्यक्ष हानि, देखो आग से निकले ताप, धुआं, ये दो चीज़ें तो आग से निकलेगी, क्या निकलेगी, ताप निकलेगा, धुआं निकलेगा। दूसरा आपका जल है, वह मलबा आदि से होने वाली हानि या क्षति को अप्रत्यक्ष हानि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष हानि कहा जाता है। तो ये अपन को ध्यान में रखना है। देखो आग से निकले ताप, धुआं, जल, तो आग से निकले ताप, धुआं तथा आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किए गए जल व मलबा आदि से होने वाली हानि को क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष हानि या अप्रत्यक्ष क्षति कहा जाता है। कहने का मतलब वह क्षति जो गर्मी, धुआं पानी व मलबा आदि से होती है, वो अप्रत्यक्ष हानि होती है। और जो सीधी आग से होती है वो कौन सी होती है, प्रत्यक्ष हानि होती है। देखो जब कभी आग लग जाती है तो ये माना जाता है कि 40% जो हानि किससे होती है, 40% हानि तो होती है आपकी प्रत्यक्ष और 60% हानि होती है आपकी अप्रत्यक्ष। याद रखने वाली बात है, 40% जो हानि होती है वो प्रत्यक्ष हानि होती है और 60% जो हानि होती है वो कौन सी होती है, अप्रत्यक्ष हानि होती है। लेकिन एक चीज़ दूसरी, देखो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के अनुसार 25% हानि, 25% क्षति प्रत्यक्ष क्षति होती है जब कभी आग लगती है, और 75% अप्रत्यक्ष क्षति होती है। क्या होती है, 75% अप्रत्यक्ष क्षति होती है। ये याद रखने वाली बात है। नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं तो ये होता है, और BIS के अनुसार प्रत्यक्ष हानि कितनी % होती है, 25%, और अप्रत्यक्ष हानि कितनी होती है, 75% होती है। ये चीज़ अपन को स्पेशली ध्यान में रखनी है। वापस मैं बता दूं, दो तरह की हानियाँ साल्वेज में शामिल की जाती हैं, एक प्रत्यक्ष क्षति, दूसरी अप्रत्यक्ष क्षति या अप्रत्यक्ष नुकसान। प्रत्यक्ष की अगर बात करें तो जब कभी आग लगती है तो आग लगने से प्रत्यक्ष रूप से, मतलब आग की वजह से, मतलब आग में जल रही है कोई चीज़, उस वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो प्रत्यक्ष क्षति कहलाता है। अगर आग इससे डायरेक्ट ना होके आग से निकलने वाले ताप या आग से निकलने वाले धुआं की वजह से, या आग को बुझाते समय जल का प्रयोग किया जाता है उससे, या जब तोड़ फोड़ की जाती है तो तोड़ फोड़ से जो मलबा निकलता है उसकी वजह से जो नुकसान होता है
वो अप्रत्यक्ष हानि में शामिल किया जाता है। ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 25% जो क्षतियाँ होती है वो प्रत्यक्ष क्षतियाँ कहलाती है, और 75% क्षतियाँ जो होती है वो अप्रत्यक्ष क्षति होती है जब कभी आग लगती है। और नॉर्मली 40% क्षति को क्या माना जाता है, प्रत्यक्ष क्षति माना जाता है, और 60% क्षति जो होती है किसी भी आग लगती है उसमें नुकसान होता है, 60% वो अप्रत्यक्ष हानि के अंदर आता है। तो ये थी नॉर्मली से इसके बारे में। अब देखो ये नुकसान होता क्यों है, क्षति के कारण क्या है, नुकसान होने के क्या क्या कारण है, उनके बारे में अपन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। तो इसको आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं कि जो हानि होती है, जो नुकसान होता है, ये क्यों होता है, क्या इसके कारण होते हैं, किन किन कारणों की वजह से नुकसान होता है। तो वही चीज़ें होंगी जो अभी अपन ने पढ़ी है। तो क्षति के कारण, तो क्षति के कारणों की अगर अपन बात करते हैं तो किस वजह से होता है। पहला कारण देखो, जो अभी अपन ने पढ़ा था, गर्मी हो गई, धुआं हो गया, या तापमान ज़्यादा होगा तो तापमान आदि के कारण। एक तो किस कारण से होता है, गर्मी, धुआं, तापमान आदि के कारण क्या होता है, हानि होती है। और दूसरा अपन बात करें तो मलबा, मिट्टी आदि के कारण, मलबा और मिट्टी के कारण भी क्या होता है, नुकसान होता है। जब ये अचानक से जब मलबा मिट्टी टूटता है तो जो भी एसेट्स होती है उसको क्या पहुंचता है, नुकसान होता है। या अपन कह सकते हैं जो जो अपनी फर्नीचर होता है या अन्य कोई साजो सामान होता है, या मान लो कोई मशीनरी है कि उलट पुलट करते हैं, किस लिए आग बुझाते समय इनको इधर उधर खिसकाते हैं, उलट पुलट करते हैं, तो उससे भी क्या होता है, इसमें नुकसान होने का डर रहता है। तो ये देखो दूसरा, अगर अपन एक पॉइंट और लिखें तो जैसे पानी होता है, पानी व अन्य आग बुझाने वाले उपकरणों की वजह से, उपकरणों के कारण ये क्या होता है, नुकसान होने का डर। पानी होगा तो पानी देखो क्या करता है, पानी की वजह से क्या होता है, आर्द्रता होती है, तो गीली कई बार क्या होता है, पानी भी वस्तुओं को क्या कर देता है, खराब कर देता है। तो देखो इसके आगे ये अपना था क्षति के कारण, जिसमें अपन नॉर्मली देख सकते हैं कि गर्मी, धुआं, तापमान आदि के कारण क्या होती है, वस्तु संपत्ति का नुकसान होता है। मलबा मिट्टी आदि के कारण भी होता है। कैसे, जैसे मलबा मिट्टी आदि जब अचानक से टूटते हैं और किसी एसेट्स पे गिरते हैं तो एसेट्स को क्या पहुँचते हैं, नुकसान पहुँचता है। फर्नीचर है, कोई भी साजो सामान है या कोई भी मशीनरी है, जब आग बुझाते समय इनको उलट पुलट किया जाता है तो उससे भी क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। या पानी है या अन्य आग बुझाने के जो उपकरण होते हैं उनकी वजह से भी क्या होता है, नुकसान होता है। तो इसके साथ ही देखो इसके बाद में अपन को ध्यान रख, मेन जो अगला बिंदु आएगा अपना वो आएगा कि जब अपन आग बुझाते हैं, वह जब आग बुझा रहे होते हैं तो तब साल्वेज कार्य करने की क्या विधियां होगी, कैसे साल्वेज कार्य किया जा सकता है या कैसे संपत्तियों को बचाया जा सकता है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो साल्वेज कार्य आग बुझाते समय भी होगा और आग बुझाने के बाद में भी होगा, तो अपन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे कि आग बुझाते समय तो कौन सी विधियों द्वारा अपन साल्वेज कार्य कर सकते हैं, और आग बुझाने के बाद में अपन को कौन सी विधियों माध्यम होते हैं या कौन सी विधियां होती है जिनके द्वारा किन किन बातों का अपन को क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अग्निशमन, अग्निशमन कार्य करते समय साल्वेज, अग्निशमन कार्य के दौरान साल्वेज कार्य, अग्निशमन कार्य करते समय साल्वेज कार्य करने की विधियां, कैसे कैसे अपन क्या कर सकते हैं, साल्वेज कार्य कर सकते हैं। तो देखो इसमें पहली बात करें तो वस्तुओं को ढककर या उठाकर साल्वेज कार्य करना। क्या हो गया, वस्तुओं को ढककर या उठाकर क्या करना, साल्वेज कार्य करना। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे भी आपको अग्निस्थल पे आप जाते हैं, आपको पता है आग लग रही है, तो सबसे पहले जो भी छोटी मोटी वस्तुएं होती हैं उनको अपन क्या करते हैं, जो इजी मतलब उठाने लायक होती हैं, आसानी से जिनको अपन मूव करवा सकते हैं, उनको उठा के क्या करना चाहिए, अग्निस्थल से क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए एक तो, या मान लो उनको हटा सकते हैं। या दूसरा अपन बात करें तो वस्तुओं को
मतलब भारी वस्तुओं को साल्वेज शीट से ढककर, ये भी एक विधि होती है। जैसे अभी अपन ऊपर पढ़ा कि वस्तुओं को ढककर या हटाकर साल्वेज कार्य करना, तो इसी में आगे देखो ये पॉइंट भी इसी में आ गया था अपना कि जैसे छोटी छोटी जो वस्तुएं होती है अग्नि स्तर पर, उनको उठा के अपन क्या कर सकते हैं, दूसरी जगह रख देते हैं। लेकिन जो बाहरी वस्तुएं होती है उनको एक जगह इकट्ठा करके क्या कर दिया जाता है, उन पर साल्वेज शीट डाल दी जाती है, जिससे आग बुझाते समय जो अपना अप्रत्यक्ष हानि होती है, उस आग प्रत्यक्ष जो हानियाँ होती है वो होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं। जैसे मान लो आपने साल्वेज शीट से ढक दिया इसको, अब अपन पानी का प्रयोग करेंगे तो इससे क्या नहीं होगी, ये गीली नहीं होगी। मलबा करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे तो मलबे की वजह से भी इनको नुकसान क्या होगा, कम होगा, बहुत कम होने के चांसेस होते हैं। तो ये भी एक क्या होता है, तरीका होता है। इसके बाद में अगर आगे की अपन बात करें तो जो भी जल निकासी के मार्ग होते हैं, जल निकासी के मार्गों की सफाई करना, मतलब जो जैसे आप मान लो आग बुझाओगे तो जल का प्रयोग करोगे। तो देखो अगर जल निकासी के मार्ग होते हैं, जैसे कोई भी गड्ढा हो गया, नाली हो गई, अगर उनको अपन साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, पानी क्या होगा, वहीं पे उसी जो अग्निस्थल है उस पर इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होगा तो वो क्या करेगा, कीचड़ पैदा होगा। कीचड़ पैदा होगा तो इन वस्तुओं को क्या होगा, जो भी आपकी संपत्ति होती है उसको नुकसान होने का खतरा रहता है। तो अपन एक अगला कार्य क्या होता है इसमें कि जल निकासी के जितने भी मार्ग हैं, चाहे वो कोई गड्ढा है, नाली है, इनको क्या किया जाए, साफ किया जाए। ठीक है। अब इससे आगे बात करें तो देखो नेक्स्ट आता है, कम से कम पानी का प्रयोग करना चाहिए। कम से कम पानी का उपयोग करना चाहिए, पानी को व्यर्थ बहने नहीं देना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। ये भी एक पॉइंट बनता है कि कम से कम पानी का उपयोग करना चाहिए। कहने का मतलब मान लो जैसे अपन को पता है कि अपना जो स्प्रिंकलर सिस्टम में अपन ने पढ़ा था कि जब कभी आग लगती है तो स्प्रिंकलर सिस्टम ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और उससे क्या होता है, पानी बहने लग जाता है। लेकिन जब एक फायरमैन के लिए जरूरी है कि जब वो अग्निस्थल पे पहुंचे तो अपन को ऐसे पता लगे कि भाई आग आपकी बुझ चुकी है, या आग का जो स्प्रिंकलर का जो उद्देश्य था वो पूरा हो चुका है, लेकिन पानी उसमें से अभी भी व्यर्थ बह रहा है, तो अपन को क्या करना चाहिए, मेन वाल्व को बंद कर देना चाहिए, जिससे स्प्रिंकलर से पानी बहना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो एक यह बात भी होती है जिसका अपन को क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। फिर आगे अगर बात करें तो देखो धुएं को बाहर निकालना चाहिए। करना क्या चाहिए, देखो जैसे आग लगेगी, अपन को पता है आग लगेगी तो धुआं फैलेगा, तो धुएं की वजह से कुछ वस्तुएं ऐसे होती हैं, कुछ सामान एसेट्स ऐसे होती है जिनको क्या होता है, नुकसान होता है। तो देखो जैसे अग्निस्थल पे धुएं को निकालने के लिए क्या करना चाहिए, पर्याप्त वेंटिलेशन की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे धुआं क्या हो, जो आपका अग्निस्थल है उससे क्या हो, बाहर की तरफ चला जाए और किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। और एक अगर लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अग्निस्थल पर कम से कम तोड़ फोड़ करनी चाहिए। अग्निस्थल पर कम से कम तोड़ फोड़ करनी चाहिए। तो ये थे अपने देखो अग्निशमन कार्य करते समय साल्वेज कार्य करने की विधियां, जिसमें पहली आती है कि वस्तुओं को ढककर या हटाकर साल्वेज कार्य करना। दूसरा आता है बाहरी वस्तुओं को साल्वेज शीट से ढककर जल निकासी के मार्गों की सफाई करना। कम से कम पानी का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, और धुएं को क्या करना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए, और अग्निस्थल पर कम से कम क्या करनी चाहिए, तोड़ फोड़ करनी चाहिए। ठीक है। तो ये था साल्वेज, आपका ये जो अग्निशमन कार्य के दौरान साल्वेज करने का जो माध्यम था या विधियां जिसको कहते हैं वो कह सकते हैं। अब इसके बाद में देखो अपन बात करते हैं कि अग्निस्थल पर संपत्ति का कम से कम नुकसान हो, कि कम से कम संपत्ति का नुकसान हो, इसके लिए क्या क्या कार्य करनी चाहिए, उसके बारे में अपन बात करते हैं। 2-3 छोटे छोटे काम होते हैं जिनके बारे में भी अपन को क्या करना होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो देखो उसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो इसी अपन सबसे पहले देखो मेन बात ये होती है कि क्या करना चाहिए, जैसे आप कभी आग के स्थान पर संपत्ति का कम से कम नुकसान हो, इसके लिए सबसे पहली बात है कि जैसे ही अपन फायर फाइटिंग का कार्य करते समय साल्वेज कार्य को भी क्या कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। मतलब फायर फाइटिंग का कार्य करते समय साल्वेज कार्य को
भी शुरू कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा, कम से कम नुकसान होगा और संपत्ति को ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बचाया जा सकता है। कम से कम नुकसान होगा, संपत्ति को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा। कब क्या करना चाहिए, फायर फाइटिंग मतलब आग बुझाने का जो कार्य कर रहे हो तो साथ में साल्वेज का कार्य भी क्या कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। और दूसरा, अधिक नुकसान व क्षति वाले, अधिक नुकसान, देखो पहला था फायर फाइटिंग का कार्य करते समय साल्वेज कार्य को भी क्या कर देना, शुरू कर देना चाहिए। दूसरा आता है अधिक नुकसान या क्षति वाले भाग को सर्वप्रथम बचाना चाहिए। अधिक नुकसान व क्षति वाले स्थान को सर्वप्रथम आग से बचाना चाहिए। तो सबसे पहले बचाव कार्य कहाँ करना चाहिए, जहाँ अधिक नुकसान होने का डर होता है, तो जिससे भी क्या होता है, संपत्ति को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सकता है। या तीसरा कह सकते हैं, कोई भी उपकरण जो मलबे या कीचड़ में दबा हो उसे तुरंत बाहर निकालना चाहिए। देखो फायर फाइटिंग का कार्य करते समय साल्वेज कार्य को भी साथ में क्या कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। अधिक नुकसान व क्षति वाले जो स्थान होते हैं उनको सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, आग से बचाना चाहिए। उनकी संपत्ति जो होती है उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, कवरिंग अप करना चाहिए। और कोई भी उपकरण होता है जो मलबे में डूब जाता है, किसी भी चीज़ में कीचड़ में डूब जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसको बाहर निकालना चाहिए, जिससे कम से कम क्या हो, नुकसान हो। तो ये क्या थे, ये आग के स्थान पर संपत्ति को कम से कम नुकसान हो, इसके लिए बचाने के कुछ उपाय हैं 2-3, जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, जो एग्जाम के लिहाज से भी थोड़े उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो अब देखो इसके बाद में आगे अपनी बात होगी, जो आपका साल्वेज कार्य अपन जो करते हैं, तो इसमें कौन कौन से ऐसे उपकरण होते हैं जो साल्वेज कार्य में क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। जो मेन उपकरण हैं उनके बारे में मैं इसमें नोट डाउन करूंगा। तो आप हेडिंग लगाएंगे साल्वेज में उपयोगी उपकरण। साल्वेज में उपयोगी उपकरण। देखो पहला उपकरण की बात करें तो आपकी सबसे पहली मेन तो होती है साल्वेज सीट। उसके बाद में आपकी आती है डोलीज। डोलीज के बाद में आप बात कर सकते हो हॉपर्स की। क्या हो गया, साल्वेज सीट हो गई, डोलीज हो गई, हॉपर्स हो गई। एक आपकी आएगी ड्रेन रोड। काफ़ी सारे हैं, 1 बाय मैं लिखता जा रहा हूँ, चाहो तो आप साथ साथ लिख सकते हो। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंस वाले होंगे उनके बारे में अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखो साल्वेज सीट हो गया, डोलीज हो गया, हॉपर्स हो गया, आपका ड्रेन रोड हो गया। इसके बाद में कैनवास बकेट हो गया, कैनवास बकेट हो गया, आपका चीजल हो गया। चीजल के बाद में आपका हैमर हो गया। देखो चीजल बोलते हैं जो छेनी होती है उसको, और हैमर बोलते हैं जो अपना हथौड़ा होता है उसको। इसके बाद में आपका स्टेनर आ गया। स्टेनर के बाद में आपकी कुप्पी आ गई। कुप्पी के बाद में लोहे की चादर, लोहे की चादरें आ गई। इसके बाद में आपका पंप आ गया। पंप के बाद में आपकी पॉलीथीन बैग आ गया। देखो वापस बोल दूँ, साल्वेज सीट हो गई, डोलीज हो गई, हॉपर्स हो गए, ड्रेन रोड, कैनवास बकेट, पॉलीथीन बैग, चीजल हो गया, हैमर हो गया, स्टेनर हो गया, कुप्पी हो गया, लोहे की चादरें हो गई, और आपका क्या हो गया, पंप हो गया। इसके बाद में देखो आपका आता है बुरादा, लकड़ी का जो बुरादा होता है वो। एक आपका कोबार आता है। क्या हो गया, बुरादा हो गया, कोबार हो गया। विभिन्न प्रकार की कीलें हो गई, या जनरेटर कह सकते हैं, जनरेटर भी होता है। विभिन्न प्रकार की कीलें, क्या हो गया, जनरेटर हो गया, विभिन्न प्रकार की कीलें हो गई। साथ ही आगे इसमें लिख सकते हैं अपन, जैसे आपकी ये ट्रॉली हो गई, ट्रॉली हो गई, ट्रॉली के बाद में हैंड सो हो गई, ट्रॉली, हैंड सो, और लार्ज एक्स, कुल्हाड़ी जो होती है वो लार्ज एक्स हो गई। देखो साल्वेज सीट, ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ सारे के सारे नाम वह हैं जो साल्वेज कार्य में क्या होते हैं, उपयोगी उपकरण होते हैं। साथ में इनमें देखो रबड़ ग्लव्स भी हो जाएगा, रस्सी हो जाएगी, झाड़ू हो जाएगी,
रबर ग्लव्स, रस्सी, झाड़ू और ये सीलिंग हुक। रबर ग्लव्स, रस्सी, झाड़ू, सीलिंग हुक हो गया। आपकी आरी हो जाएगी, जैक हो जाएगा, आरी, जैक हो जाएगा, वैक्यूम क्लीनर, शायद इधर दिख नहीं रहा होगा आपको, सॉरी, इधर लिख देता हूँ मैं सारी चीज़ें, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। रबर ग्लव्स, आरी, जैक, सीलिंग हुक। रबर ग्लव्स हो गया, आरी हो गया, जैक हो गया, सीलिंग हुक हो गया, आपका ये झाड़ू हो गया। ठीक है, तो ये सारे मोटे मोटे उपकरण हैं जो क्या होते हैं इसमें काम है। तो साथ में इसमें वैक्यूम क्लीनर भी होता है। क्या होता है? वैक्यूम क्लीनर। तो ये सब चीज़ें हैं जो अपने क्या होती है इसके अंदर काम में आती है साल्वेज कार्य के अंदर। साथ में एक अपन लिख सकते हैं टॉर्च भी लिख सकते हैं, या जिसको बिजली की लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिजली की लाइट। इन सब चीज़ों का क्या किया जाएगा? साल्वेज कार्य में उपयोग किया जाएगा, जो साल्वेज कार्य करने के लिए क्या होते हैं? उपयोगी होती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन को ध्यान में रखना है। इनमें जो मोटी मोटी है, जैसे आपकी डोलीज हो गई, ये क्या होती हैं? हॉपर्स क्या होती हैं? साल्वेज सीट क्या होती हैं? देखो मैं आपको बता दूं कि चीज़र होती है वो अपनी छीनी को बोलते हैं, हैमर बोला जाता है, अपने हथौड़े को बोला जाता है, और बुरादा लकड़ी का होता है, जनरेटर आप जानते हो, कीले आप जानते हो, ट्रॉली जानते हो, हेड और लार्ज एक्स अपने किसको बोलते हैं? जो एक्स जो कुल्हाड़ी होती है उसको बोला जाता है। जो बड़ी साइज की कुल्हाड़ी होती है उसका क्या किया जाता है? इसमें प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेचर होता है अपना, स्ट्रेचर नहीं लिखा, देखो स्ट्रेचर भी लिखो। ये स्ट्रेचर क्या काम में आता है? कोई भी जैसे घायल या कैजुअलिटी होती है उसको क्या ले जाने के लिए स्ट्रेचर का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे अपने क्या हैं? साल्वेज में उपयोगी उपकरण हैं। अब अपन पढ़ेंगे, देखो जो मेन उपकरण हैं इनमें तीन के बारे में। साल्वेज के अंदर साल्वेज सीट क्या होती है, डोलेज क्या होती है, हॉपर्स क्या होते हैं। ये एग्जाम के लिहाज से इनमें कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इनके बारे में अपन क्या करेंगे? वन बाय वन थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं डोलेज की। डोलेज, देखो डोलेज क्या होती है? अपन ने होज में पढ़ा था, डिलीवरी होज पढ़ा था। डिलीवरी होज में पहला होज पढ़ा था कैनवास होज। तो कैनवास होज क्या बना होता है? कपड़े का बना हुआ होज होता है। ठीक है, वही होज के टुकड़े होते हैं। कैनवास होज के जो टुकड़े होते हैं, जिनकी अगर साइज की बात करें तो 3 या 6 फीट के आसपास की साइज होती है। तो कैनवास होज के जो टुकड़े होते हैं उनमें या तो रेत भर दी जाती है या लकड़ी का बुरादा भर दिया जाता है। मतलब कैनवास होज के टुकड़ों में या तो रेत भर दी जाती है या लकड़ी का बुरादा भर दिया जाता है। लकड़ी का बुरादा या रेत भर के तकिए जैसे छोटे छोटे टुकड़े बना लिए जाते हैं। तकिए जैसे छोटे छोटे टुकड़े, इनकी साइज लगभग 3 या 6 फीट हो सकती है, वो बना लिए जाते हैं। वो वही क्या कहलाते हैं? डोलेज कहलाते हैं। और काम में क्या आता है? देखो जब पानी बह रहा होता है, सपोज करो कि आपका पानी ऐसे आ रहा है, इस पानी को आपको इधर दिशा देनी है, तो क्या करेंगे? इन डोलेज को यहाँ पे ऐसे रख देंगे। क्या करेंगे? ऐसे रख देंगे, तो पानी आएगा, इससे टकराएगा, टकरा के किधर हो जाएगा, एक सारे आगे ये दिशा पकड़ लेगा। तो एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि डोलेज का कार्य क्या होता है? पानी को दिशा देने के काम में आता है। अगर इसके आप लिखना चाहो तो मैं लिखवा देता हूँ, डिलीवरी होज, या अपन कह सकते हैं कैनवास होज। डिलीवरी होज में भी कौन सा होज होता है? कैनवास होज के छोटे छोटे, कैनवास होज के छोटे छोटे टुकड़ों में रेत व लकड़ी का बुरादा, छोटे छोटे टुकड़ों में रेत व लकड़ी का बुरादा भरकर छोटे छोटे तकिए जैसे, तो डिलीवरी होज के छोटे छोटे टुकड़ों में रेत व लकड़ी का बुरादा भरकर छोटे छोटे तकिए जैसे बना दिया जाता है, बना दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? डोलीज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? डोलीज कहते हैं। और यह पानी को डायरेक्शन देने के काम आते हैं। यह पानी को डायरेक्शन या दिशा देने के काम आते हैं।
तो डिलीवरी होज के छोटे छोटे टुकड़ों में रेत व लकड़ी का बुरादा भरकर छोटे छोटे तकिए जैसा बना दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, डोलीज कहते हैं। और ये क्या काम में आते हैं, ये पानी को डायरेक्शन देने के काम में आते हैं। तो ये अपने डोलीज के बारे में हो गया। इसके बाद में अपन बात करेंगे हॉपर्स क्या होता है। देखो हॉपर्स भी एक तरीके से कैनवास होज के टुकड़े ही होते हैं, जिनके आगे क्या कर दी जाती है, फीमेल कपलिंग लगा दी जाती है और पानी को एक स्थान से निकाल कर दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो अपन बात कर लेते हैं हॉपर्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, हॉपर्स। कि हॉपर्स क्या होते हैं। देखो हॉपर्स क्या होते हैं, कैनवास होज से बने छोटे बने। तो पहले वाले में क्या था, कैनवास होज के छोटे छोटे टुकड़े थे जिनमें लकड़ी का बुरादा या रेत भर दी गई, तो वो क्या कहलाई, डोलीज कहलाई। ये क्या होते हैं, कैनवास होज के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं खीप के आकार के, नाले के आकार के होते हैं, जिससे क्या किया जाता है, पानी को निकालने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। और इनके एक सिरे पे क्या होती है, फीमेल कपलिंग लगी हुई होती है, जिसमें होज को फिट करके, जिसमें क्या किया जाता है, होज को फिट किया जाता है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि कैनवास होज से बने छोटे छोटे टुकड़ों के, तो ऊपर तो पहले वाले की बात हो जाती है। इसमें क्या होते हैं, कैनवास होज से बने बड़े बड़े कीप या नाली जैसे होते हैं। क्या होते हैं, कैनवास होज से बने बड़े बड़े कीप या नाली जैसे होते हैं। क्या होते हैं, हॉपर्स। कैनवास होज से बने बड़े बड़े कीप या नाली जैसे होते हैं। देख लीजिए, कैनवास होज से बने बड़े बड़े कीप या नाली जैसे होते हैं, जिसके नीचे की ओर फीमेल कपलिंग लगी रहती है, जिसके नीचे की ओर, जिसकी सहायता से होज को फिट करके पानी को बाहर निकाला जाता है। तो ये होता है आपका हॉपर्स होता है। अब देख लीजिए, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। कह सकते हैं कि पानी को निकालने के लिए क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। बना हुआ किससे होता है, ये कैनवास होज से बने होते हैं, बड़े बड़े नाली जैसी एक आकृति होती है, जिसके निचले सिरे पर क्या लगी होती है, फीमेल कपलिंग लगी हुई होती है, और जिसकी सहायता से होज को फिट करके पानी को बाहर निकाला जाता है। तो ये बात हो गई अपने हॉपर्स के बारे में। अब अपन इसके बाद आगे बात करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है अपना टॉपिक, पॉइंट आता है, वो आता है साल्वेज सीट। क्या होता है, साल्वेज सीट। अगर अपन साल्वेज सीट की बात करें तो इसका उपयोग उपकरणों को ढकने के लिए किया जाता है। नोट कर लीजिए कि साल्वेज सीट का प्रयोग क्यों किया जाता है, उपकरणों को ढकने के लिए किया जाता है। और अगर इस साल्वेज सीट के प्रकारों की बात करें तो इसके 3 प्रकार माने जाते हैं। पहला आता है आपका रबर साल्वेज सीट, दूसरा आता है कैनवास साल्वेज सीट, रबर साल्वेज सीट हो गया, कैनवास साल्वेज सीट हो गया। और इसमें अगर अब तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका आता है प्लास्टिक फैब्रिक साल्वेज सीट। 3 सीट होती है, रबर साल्वेज सीट, कैनवास साल्वेज सीट और प्लास्टिक फैब्रिक साल्वेज सीट होती है। तीनों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं रबर साल्वेज सीट की, कि ये क्या होती है, क्या काम में आती है, क्या इसकी क्वालिटी होती है, क्या साइज़ और क्या वजन होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रबर साल्वेज सीट की। देखो रबर साल्वेज सीट की अगर बात करें
तो ये क्या होती है, यह है पतले सूती कपड़े पर, यह पतले सूती कपड़े पर रबर की परत चढ़ाकर बनाई जाती है। यह पतले सूती कपड़े पर रबर की परत चढ़ाकर क्या कर जाती है, बनाई जाती है। और इसमें पानी को रोकने की क्षमता अधिक होती है। क्या होता है, इसमें पानी को रोकने की क्षमता अधिक होती है। होती क्या, ये पतले सूती कपड़े पर रबर की परत चढ़ाकर बनाई जाती है, इसमें पानी को रोकने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। और अगर इसके साइज की बात करें तो जैसे ये 4 बाई 3 मीटर की अगर ये अपन बनाते हैं, 4 बाई 3 मीटर की इसको बनाते हैं, तो इसका वजन होता है 6.5 किलो। क्या होती है, इसकी साइज अगर 4.3 मीटर है तो वजन कितना होगा, 6.5 किलो इसका वजन होता है। तो ये था रबर साल्वेज शीट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं अपन। दूसरा बिंदु अपना कैनवास साल्वेज शीट की। तो अपना दूसरा बिंदु आता है कैनवास साल्वेज शीट। देखो पहले वाले में अपन ने पढ़ा कि क्या होता है कि पतला एक सूती कपड़ा था जिस पे रबर की परत चढ़ाई गई। इसी प्रकार इसमें क्या होता है कि 2 कपड़े की शीट्स होती हैं, ठीक है, उसके बीच में क्या किया जाता है, रबर का सॉल्यूशन लगा दिया जाता है और फिर इसको बनाया जाता है। तो इसमें लिख सकते हैं इस प्रकार की शीट को 2 कैनवास के बीच में, तो पहले वाली कैनवास थी ना जो कपड़े का तो बना हुआ था, उस पर रबर की परत, तो कैनवास रबर शीट हो गई। उसके बीच में क्या, देखो इसको 2 कैनवास के बीच में, तो 2 कैनवास शीट थी ना, उनके बीच में 2 कैनवास के बीच में रबर का सॉल्यूशन, इधर लिख देता हूँ, इसको 2 कैनवास के बीच में रबर का सॉल्यूशन रखकर, या इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, इस प्रकार की शीट को 2 सूती कैनवास के बीच में रबर का सॉल्यूशन रखकर बनाया जाता है। मतलब 2 कैनवास के बीच में रबर का सॉल्यूशन रखकर बनाया जाता है। कैनवास कैसे होते हैं, सूती कैनवास, अभी पहले वाला सूती था, तो इस प्रकार की शीट 2 सूती कैनवास के बीच में रबर का सॉल्यूशन रखकर बनाया जाता है। और इसके देखो होता क्या है, ये जो शीट होती है इसमें लिख सकते हो, इसमें ब्रास की धातु के छिद्र होते हैं। इसमें ब्रास की धातु के क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जो रस्सियों को एक दूसरे के साथ बांधने में उपयोगी है, एक दूसरे के साथ बांधने में उपयोगी होते हैं। तो ये आपका हो गया कैनवास साल्वेज शीट। होती क्या है, देखो 2 कैनवास होते हैं, उन कैनवास के बीच में क्या किया जाता है, तो मतलब इस प्रकार की शीट 2 सूती कैनवास के बीच में रबर का क्या किया जाता है, सॉल्यूशन लगा दिया जाता है और इसको क्या किया जाता है, बना लिया जाता है। एक तरीके से भी मान के चल सकते हैं अपन, ये कपड़ा ही होता है, सूती कपड़ा, जिसके बीच में क्या किया जाता है, रबर का सॉल्यूशन लगा दिया जाता है। 2 परतें होती है, दोनों के बीच में रबर का सॉल्यूशन लगा दिया जाता है, इसको क्या किया जाता है, बना दिया जाता है। अगर देखो इसकी साइज की बात करें तो अगर ये 4 बाई 3 की साइज होगी, तो उसमें देखो 4 बाई 3 मीटर अगर इसकी साइज है, तो पहले वाले में अपना वजन था कितना, 6.5 किलो, लेकिन इसका जो वजन होगा वो होगा 9.5 किलो। क्या होगा, 9.5 किलो इसका वजन होगा। तो ये कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा वजन होता है। क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा वजन होता है, इसमें सबसे ज़्यादा वजन होता है। तो ये बात अपन को क्या करनी है,
ध्यान में रखनी है, दोनों के अंदर प्रकार में हो गए। अब तीसरा और लास्ट प्रकार आता है इसका प्लास्टिक फैब्रिक साल्वेज शीट। तीसरा और लास्ट प्रकार आता है प्लास्टिक फैब्रिक साल्वेज शीट, जो अपने आज की क्लास का भी लास्ट टॉपिक होगा, ये पॉइंट होगा प्लास्टिक फैब्रिक साल्वेज शीट। देखो नाम से जाहिर है कि प्लास्टिक और फैब्रिक का नाम आ रहा है, तो ये शीट किससे बनी हुई होगी? प्लास्टिक से बनी होगी और फैब्रिक से बनी होगी। जैसे आपका नायलॉन हो गया, टेरिलीन हो गया, तो ये इसमें लिख सकते हैं यह शीट नायलॉन, टेरिलीन व नायलॉन, टेरिलीन व प्लास्टिक, ये अपन क्या कह सकते हैं, पीवीसी के साथ मिलाकर बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, नायलॉन, टेरिलीन और अपने पीवीसी जो प्लास्टिक होती है उसके साथ मिलाकर इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और इसमें सबसे कम वजन होता है, इसमें सबसे कम वजन होता है। इसमें क्या होता है, सबसे कम वजन होता है। और इसकी साइज़ की अगर आप बात करोगे तो देखो इसमें साइज़ की अगर बात करें तो देखो 12.12 फीट हो जाएगा या 15 बाई 12 फीट इसकी साइज़ होती है। अगर मीटर में बात करोगे तो 3.66 गुणा 3.66 मीटर हो गया। और अगर दूसरी तरफ बात करोगे तो इसकी बात हो जाएगी 4.57 गुणा 3.66 मीटर। दोनों मीटर में है, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, ठीक है। और फिट में बात करोगे तो 12 बाई 12 फीट या 15 बाई 15 फीट हो जाएगी। अब देखो इसके बाद में इसी से संबंधित आता है कि कई बार एग्जाम में पूछा क्या जाता है, सबकी साइज़ नहीं पूछी जाती, इनकी स्टैंडर्ड साइज़ पूछी जाती है कि साल्वेज शीट की स्टैंडर्ड साइज़ क्या होती है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो उसके बारे में भी अपन लिख लेते हैं, साल्वेज शीट की स्टैंडर्ड साइज। तो देखो साल्वेज शीट की स्टैंडर्ड साइज की बात करें तो 10 बाई 10 फीट, 10 बाई 12 फीट, 12 बाई 12 फीट और 15 बाई 12 फीट, ये क्या होगी, इसकी स्टैंडर्ड साइज कहलाती है। और जो स्टैंडर्ड साइज होती है ये अपन को क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो सिलेबस बच गया है इसका एक क्लास और करेंगे जो आपकी अगली क्लास होगी अपनी। तब तक के लिए आप इस पूरे क्लास को आराम से पढ़िए। पहले की क्लास में भी अगर किसी प्रकार का कोई समझ में नहीं आया तो एक बार में नहीं है तो 2 बार उसको पढ़ो, बिल्कुल आपके समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा।